नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल शुरुआती दौर पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, मतलब वो दौर जिसे मामुलूक या गुलाम वंश कहते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी तक का। हाँ, और हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं जिनसे हम इस दौर को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कोशिश यही है कि जो मुख्य शासक थे, उनके सामने क्या मुश्किलें थीं और उन्होंने सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी, इस पर बात करें। ये सिर्फ राजाओं के नाम नहीं है ना, ये तो एक पूरी कहानी है। सही कहा, सत्ता का संघर्ष, एक नए साम्राज्य की शुरुआत। और कहानी शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, मतलब एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का सफर। हाँ, यही तो इस वंश की खासियत है। मोहम्मद गोरी की मौत हुई 1206 में और ऐबक ने कमान संभाली। तो एक संस्थापक के तौर पर क्या खास बातें थी उसकी? देखिए, वो सेनापति तो काबिल था ही। सियालकोट, लाहौर, अजमेर, दिल्ली, इन सब पर उसका कंट्रोल था। और उसे लाख बख्श भी कहते थे, उदारता के लिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, उस जमाने में उदारता दिखाना भी सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का एक तरीका था। अच्छा। और उसने वो जो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई या अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, हाँ। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये एक तरह से नई हुकूमत की मोहर लगाने जैसा था। और कुतुब मीनार की नींव, वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। जी, ये उसके सांस्कृतिक झुकाव को भी दिखाता है। लेकिन शासन ज्यादा लंबा चला नहीं। हाँ, 1210 में वो चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई। अरे, लाहौर में। फिर तो उसके बाद तो फिर अस्थिरता आई होगी एकदम से। यकीनन उसका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, वो कुछ खास नहीं कर पाया। मुश्किल से 8 महीने टिका। बस 8 महीने? हाँ, और यही एंट्री होती है इल्तुतमिश की। वो खुद ऐबक का गुलाम था और दामाद भी। अच्छा। उसने आराम शाह को हटाया और गद्दी संभाली, और कई इतिहासकार तो उसे ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। असली संस्थापक, ये तो बड़ी बात है। क्यों मानते हैं ऐसा? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली बदली? नहीं, सिर्फ राजधानी बदलना ही नहीं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम था। दिल्ली ज्यादा सुरक्षित थी, सेंटर में थी। ठीक है। लेकिन बात उससे आगे की है। इल्तुतमिश ने जो उसके बड़े दुश्मन थे, जैसे यल्दौज और कुबाचा, हाँ, उनको हराया। बंगाल में विद्रोह हुआ, उसे दबाया। मतलब उसने सल्तनत को एक शक्ल दी, उसे स्थिर किया। और उसने वो तुर्काने चहलगानी भी तो बनाई थी, वो 40 गुलाम सरदारों का ग्रुप। हाँ बिल्कुल, 40 दल। ये उसकी एक बहुत अहम पॉलिटिकल चाल थी। कैसे? मतलब इससे उसे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि उसने अपने भरोसेमंद गुलामों का एक गुट बना लिया। ये लोग प्रशासन में, फौज में उसकी आंख कान बन गए। अच्छा। तो जो पहले से जमे हुए तुर्क अमीर थे, उन पर उसकी निर्भरता कम हो गई। लेकिन यही 40 दल बाद में दिक्कत भी तो बना। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। ये दल बाद में इतना ताकतवर हो गया कि कुछ सुल्तानों के लिए खतरा बन गया। एक तरह से दो धारी तलवार साबित हुई। और इल्तुतमिश ने आर्थिक सुधार भी किए थे। वो सिक्के चलाए थे उसने, टका और जीतल। जी हाँ, शुद्ध अरबी स्टाइल के, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ये सिर्फ करेंसी नहीं थी, ये सल्तनत की आर्थिक आजादी और स्टेबिलिटी का सिंबल था। और कुतुब मीनार, वो भी पूरी करवाई उसने। हाँ, उसका निर्माण पूरा करवाया। और सबसे बड़ी बात, 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता ली, सुल्तान आजम की उपाधि मिली। इसका क्या मतलब था? क्या अहमियत थी इसकी? इससे दिल्ली सल्तनत को पूरी इस्लामी दुनिया में एक लेजिटिमेसी, एक वैधता मिल गई। ये उस दौर में बहुत जरूरी था। इल्तुतमिश ने तो अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुना था। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अलग बात थी। हाँ बिल्कुल। रजिया सुल्तान का दौर 1236-40 छोटा जरूर था, पर बहुत अहम है। दिल्ली की पहली और अकेली मुस्लिम शासक। उसने तो पर्दा भी छोड़ दिया था, पुरुषों वाले कपड़े पहनती थीं, सेना को लीड करती थीं। जी, ये उस समय के समाज और सियासत को सीधी चुनौती थी। लेकिन ये चुनौती महंगी पड़ी उसको। जो तुर्क सरदार थे, खासकर वो 40 वाले, हाँ, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तो औरत का शासन करना, उन्हें अपनी तौहीन लगी होगी। बिल्कुल। और दूसरा, रजिया ने गैर तुर्कों को आगे बढ़ाया। जैसे वो अबिसीनियाई गुलाम था याकूत, उसे बड़ा ओहदा दिया। अच्छा, तो 40 को लगा कि उनकी पावर कम हो रही है। हाँ, यही बात थी। नतीजा ये हुआ कि साजिशें शुरू हो गईं और आखिरकार 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। रजिया के बाद तो फिर काफी उथल-पुथल मची रही होगी। और फिर 1266 में आया गयासुद्दीन बलबन। हाँ, बलबन। ये तो मजेदार बात है कि वो खुद 40 दल का हिस्सा था, लेकिन सुल्तान बनते ही सबसे पहले उसी दल को खत्म किया। यही तो सियासत है। बलबन 40 के जरिए ही ऊपर आया था। उसे पता था कि यह दल कितना ताकतवर है और सुल्तान के लिए कितना बड़ा खतरा।
तो उसने अपनी ही सीढ़ी काट दी। एक तरह से हाँ, वो समझ गया था कि सल्तनत को अगर स्थायित्व देना है तो सुल्तान को सबसे ऊपर सबसे ताकतवर होना होगा, निरंकुश। और इसीलिए उसने वो जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया वाला सिद्धांत दिया। बिल्कुल। और दरबार में वो ईरानी रस्में शुरू की, सिजदा और पाइबोस। घुटनों पर झुकना और कदम चूमना, ये सब क्यों? ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये दरबारियों के दिमाग में बैठाने का तरीका था कि सुल्तान कोई आम आदमी नहीं, वो अल्लाह का प्रतिनिधि है, उसकी बात टालना नामुमकिन है। अच्छा। वो जो तुर्क अमीरों में बराबरी वाली सोच थी ना, उसे खत्म करना था, और उसकी लौह एवं रक्त की नीति भी इसी सख्ती का हिस्सा थी। विद्रोहियों के खिलाफ और मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए। हाँ, उसने कोई नरमी नहीं दिखाई। उसने प्रशासन और सेना में भी तो कुछ बड़े बदलाव किए, दीवाने अर्ज और बरीद ए मुमालिक। जी। दीवाने अर्ज मतलब एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये सेना की भर्ती, तनख्वाह, सब कुछ सीधे सुल्तान के कंट्रोल में। इससे फौज ज्यादा वफादार और असरदार हुई। और बरीदे मुमालिक, वो जासूसी वाला विभाग। हाँ, खुफिया तंत्र। बलबन जानता था कि साजिशों को रोकना है, विद्रोहों को पनपने से पहले कुचलना है, तो जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। तो उसने मंगोल हमलों से सल्तनत को बचाया और अंदरूनी विद्रोह जैसे मेवातियों का दमन किया, बेरहमी से किया। तो कुल मिलाकर देखें, मामलूक वंश की कहानी एक गुलाम ऐबक से शुरू होती है, जिसे इल्तुतमिश मजबूती और वैधता देता है। हाँ, फिर रजिया का एक साहसी कदम जो कामयाब नहीं हुआ। और फिर बलबन आता है, जो लोहे के अनुशासन से सल्तनत को एक फौलादी शक्ल देने की कोशिश करता है। मतलब लगातार संघर्ष, खतरे और सत्ता कायम करने की जद्दोजहद का दौर था ये। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि बलबन ने जिस चालीसा दल को कुचला, वो उसी की सीढ़ी चढ़कर ताकत तक पहुंचा था। ये सत्ता की अपनी चाल और वफादारी के बदलते मतलबों की तरफ इशारा करता है। तो क्या सल्तनत के लिए असली खतरा मंगोलों से ज्यादा अंदरूनी लड़ाई थी, शासक वर्ग का आपसी संघर्ष? इस पर सोचा जा सकता है।